फ्रेंड्स, आज हम द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम भारतीय हिंदू युग को 2 पार्टों में देख चुके हैं, उसका विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। उसकी प्रवृत्तियाँ, रचनाकार, उनकी रचनाएं और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें सभी देख चुके हैं। अब हम द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि सभी वीडियोस आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं। तो हम शुरू करते हैं द्विवेदी युग का अध्ययन। तो इसका परिचय हम देख लेते हैं। द्विवेदी जी एवं उनका योगदान क्या था। द्विवेदी जी का पूरा नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। यह पत्रिका 1899 ईस्वी में शुरू हुई थी और इसके संपादक मंडल में श्री श्याम सुंदर दास, श्री राधा कृष्ण दास, श्री कार्तिक प्रसाद खत्री, श्री जगन्नाथ रत्नाकर तथा श्री किशोरीलाल गोस्वामी शामिल थे। तो कौन कौन था ये याद रखना। उनके संपादक मंडल में द्विवेदी युग के श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और जगन्नाथ दास रत्नाकर और किशोरीलाल गोस्वामी शामिल थे। सरस्वती पत्रिका ने खड़ी बोली साहित्य के विकास में अप्रतिम भूमिका निभाई। आगे देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान भारतेंदु के योगदान से अलग है। भारतेंदु महान साहित्यकार भी थे और अपने मंडल के निर्विवाद नेता भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक साहित्यकार के तौर पर उतने सफल नहीं हुए, किंतु अपने युग के बड़े से बड़े साहित्यकारों के भीतर उन्होंने जिस तरह से भाषाई अनुशासन पैदा किया और साहित्य को रीतिवादी मानसिकता से बाहर निकालने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई, वह हिंदी साहित्य में विशिष्ट है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया था कि जो व्याकरण संबंधी और हिंदी भाषा से संबंधित लोग गलतियां कर रहे थे लिखने में, उस चीज़ को सुधारने का प्रयास किया था। और जो रीतिवादी श्रृंगारिकता थी उस चीज़ से उन्होंने उस मानसिकता को बाहर निकाला लोगों के अंदर से, इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने विभिन्न रचनाकारों को साहित्य रचना के लिए प्रेरित करते हुए साहित्य को गति प्रदान करने में विशिष्ट भूमिका निभाई। अपने प्रारंभिक जीवन में उन्होंने कविताएं लिखी, लेकिन वे गद्य की ओर ज़्यादा उन्मुख रहे। ललित साहित्यकारों को उन्होंने खूब प्रोत्साहन दिया। सरस्वती पत्रिका द्वारा खड़ी बोली को एक व्याकरण सम्मत रूप भी उन्होंने प्रदान किया। ठीक है, तो व्याकरण सम्मत रूप किसको दिया था उन्होंने? खड़ी बोली को। अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, बांग्ला से हिंदी अनुवाद कर योगदान दिया। साथ ही हिंदी पाठकों की अभिरुचि को परिष्कृत करने का श्रेय भी उन्हें है। ठीक है, भारतेंदु युग में खड़ी बोली में गद्य का विकास हुआ, परंतु काव्य में कुछ विशेष नहीं किया जा सका। महावीर प्रसाद के निर्देशन में खड़ी बोली में कविता लिखने में तेजी आई। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। हरिऔध द्वारा इस युग में लिखा गया। हिंदी के पहले बड़े राष्ट्र कवि कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त। वे इस काल में हुए जिन्होंने भारत भारती, जो कि इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं 1912 में लिखी गई थी, इसी की वजह से ये राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हें दी थी महात्मा गांधी जी ने। आगे पढ़ते हैं। और साकेत, यशोधरा, द्वापर जैसी कालजयी रचनाएं इन्होंने की। आगे देखते हैं हम। नामकरण का आधार क्या था द्विवेदी युग का? ठीक है, इसका नामकरण का आधार देख रहे हैं हम। 1900 से 1918 ईस्वी तक की कविता को द्विवेदी युगीन काव्य कहा जाता है। इस युग की साहित्यिक चेतना को नई दृष्टि व दिशा देने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई। उनके अविस्मरणीय योगदान के कारण इस युग को द्विवेदी युग कहा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। द्विवेदी युगीन परिस्थितियाँ क्या थीं, हम ये पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक व्यवस्था दृढ़ हो गई थी। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई। 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों के कारण भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ और भारतीयों ने एक नए ढंग से सोचना आरंभ किया और अंग्रेजों द्वारा लाई गई पाश्चात्य संस्कृति की प्रतिक्रिया में भारतीयों में भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हुई। साथ ही पाश्चात्य ज्ञान के आलोक में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की व्याख्या की आवश्यकता भी महसूस की गई। इस तरह पुनर्जागरण से बुद्धिवाद, वैज्ञानिकता,
समानता, सहिष्णुता, न्यायप्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण जैसे मूल्यों की स्थापना में एक लोकोन्मुखी दृष्टि पनपी। आगे देख लेते हैं। 1900 से 1920 के बीच स्वदेशी आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन से पूरे देश में स्वाधीनता की चेतना की एक लहर आई। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों पर बल दिया और अपने अतीत को फिर से पहचानने के लिए विवश किया। भारतीय जनमानस ने ये महसूस किया कि पश्चिम के विचार व संस्कृति में जो तत्व आत्मसात करने के लायक हैं, वे भारतीय संस्कृति में सदा से रहे हैं। इससे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया को बल मिला। कांग्रेस के शुरुआत के नेताओं ने प्रेरणा के लिए रामकृष्ण और शिवाजी जैसे भारतीय नायकों को प्रस्तुत किया ताकि आम जनता में जागरण लाई जा सके। अतः इस काल की कविता में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और स्वाधीनता के स्वर सुनाई पड़ते हैं। भारतेंदुकालीन द्वंद्व अब नहीं थे। ब्रिटिश सरकार के स्वार्थ जनता के समक्ष स्पष्ट हो चुके थे। अतः ये कविता देश की मुक्ति के लिए जन चेतना जगाने का प्रयास करती है। आगे देख लेते हैं हम द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियाँ या उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो द्विवेदी युग में दो काव्य धाराएं प्रवाहित हुई। एक तो थी स्वच्छंदतावादी काव्य धारा, इसमें कौन कौन था ये देख लेते हैं हम। श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे तथा रामनरेश त्रिपाठी आदि प्रमुख कवि थे। कौन कौन? श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे और रामनरेश त्रिपाठी। तथा अनुशासनबद्ध धारा, एक स्वच्छंदतावादी धारा थी और दूसरी कौन सी थी? अनुशासनबद्ध धारा। तो स्वच्छंदतावादी में हम देख चुके हैं श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे और रामनरेश त्रिपाठी। मुकुटधर, रामनरेश और श्रीधर, ऐसे याद कर लो। मुकुट धरा कहाँ पर? राम के सर पर, है ना, ऐसे याद रहेगा। धर धर आ रहा है श्रीधर में भी, मुकुटधर में भी, और कहाँ रखा? तो राम के सर पर, ऐसे याद रखो। राम नरेश त्रिपाठी, राम कहते हैं, नरेश मतलब राजा के सर पर, ठीक है, त्रिपाठी। और अनुशासनबद्ध धारा जिससे प्रणेता स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उनके अतिरिक्त अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर आदि रचनाकार भी इस काव्य धारा में शामिल थे। तो अनुशासनबद्ध काव्य धारा में कौन कौन था ये देख लेते हैं। और उनके प्रणेता कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसमें आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है, ये याद रखना। आगे स्वच्छंदतावादी धारा के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या था। स्वच्छंदतावाद मतलब रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है। किसका? तो रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है क्या? तो स्वच्छंदतावाद। रोमांटिसिज्म पश्चिमी साहित्य का एक विशिष्ट आंदोलन है जो रूसों की प्रेरणा से वर्ड्सवर्थ तथा कॉलरिज जैसे कवियों के द्वारा शुरू हुआ और आगे चलकर जिसे बायरन, शैली और कीट्स जैसे कवियों ने ऊंचाई प्रदान की। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वतंत्रता की चेतना इसके केंद्र में है। भावनाओं की तीव्रता, प्रकृति के साथ गहरा लगाव, रोमानी प्रेम को महत्व, सहज भाषा पर बल तथा शिल्प के शास्त्रीय बंधनों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता और सहजता पर बल देने इस आंदोलन की केंद्रीय विशेषता है। आगे हम देख लेते हैं। द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक के नेतृत्व में एक विशिष्ट काव्यधारा विकसित हुई जिसमें उनके अतिरिक्त मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने रचनाएं की। आचार्य शुक्ल ने इस काव्यधारा की विशेषता को रोमांटिसिज्म से मिलता जुलता पाया और रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद स्वच्छंदतावाद के रूप में किया। तब से इस काव्यधारा को स्वच्छंदतावाद ही कहा जाता है। हालांकि आचार्य शुक्ल का मानना था कि छायावाद ने इस काव्यधारा का विकास मार्ग अवरुद्ध कर दिया, किंतु आजकल हिंदी समीक्षा की सामान्य राय यही है कि स्वच्छंदतावाद छायावाद की पूर्व पीठिका था और छायावाद उसी का विकसित रूप। आगे हम पढ़ेंगे स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं। स्वच्छंदतावाद की विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता है स्वच्छंदतावादी धारा के कवि जगत की सच्चाई पर बल देते थे। किस पर? तो जगत की सच्चाई पर बल देते थे। मध्यकाल के कवियों की तरह जगत को निरर्थक और निस्सार नहीं मानते। आधुनिक भावबोध का यह आधारभूत लक्षण इस काव्यधारा की मूल उद्घोषणा है। जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये किसकी पंक्ति है? तो श्रीधर पाठक की पंक्ति है। इंपॉर्टेंट है, देख लेना, पूछी जाती है। दूसरी विशेषता है ये कवि प्रेम के स्वच्छंद व रोमानी रूप को स्वीकार करते हैं। ये ना तो रीतिवादी किस्म का देह मूलक
भोग मूलक प्रेम रुचिकर लगता है और ना ही भक्ति काल का वह प्रेम जहाँ प्रेम और भक्ति में अंतर नहीं बसता। इनके लिए प्रेम का अर्थ भावनाओं में डूबे प्रेम से है और वह जीवन का साधारण पक्ष न होकर सार तत्व है। जैसे इनकी पंक्ति देख लेते हैं हम रामनरेश त्रिपाठी की। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशक अशोक ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम सदैव आलोक। तो ये किसकी पंक्ति है? रामनरेश त्रिपाठी की। आगे देखते हैं हम तीसरी विशेषता। ये कवि प्रकृति को अत्यधिक महत्व देते हैं। जिस प्रकार पश्चिम के स्वच्छंदतावाद में प्रकृति का अत्यधिक महत्व है, वैसे ही इनके काव्य में भी इन्होंने प्रकृति के रोमानी रूप को ही नहीं देखा बल्कि किसान की निगाह से भी उसे देखा है। श्रीधर पाठक की निम्नलिखित कविताएं किसान के नज़रिए से प्रकृति का वर्णन करती है। तो देख लेते हैं हम पे पंक्ति। बीता कार्तिक मास शरद का अंत है, लगा सकल सुखदाय ऋतु हेमंत है, ज्वार बाजरा आदि सभी के कट गए, खलियान के काम से किसान निपट गए। आगे देख लेते हैं हम। इन कवियों का कहना है कि प्रकृति से दूरी जीवन से दूरी है। इन्होंने प्रकृति के स्वतंत्र सौंदर्य पर भी सुंदर कविता लिखी। उदाहरण के लिए श्रीधर पाठक की निम्नलिखित कविता में प्रकृति का मानवीकरण देखा जा सकता है। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती। और हम कौन सा इसकी चौथी विशेषता पढ़ते हैं। स्वच्छंदतावादी कवि शास्त्रीय नियमों और मर्यादाओं को महत्व नहीं देते। इनके लिए अपने व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति ज़्यादा मायने रखती है। व्यक्तित्ववादी की जिस परंपरा को घनानंद और भारतेंदु ने अपने अपने युग में बढ़ाया था, उसे स्वच्छंदतावादी धारा के कवियों ने चरम स्तर पर पहुंचा दिया। श्रीधर पाठक की घोषणा है कि लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। ये इनकी पंक्ति है। हम मतलब विशेषता नंबर 5 पढ़। तो भाषा की सहजता स्वच्छंदतावाद का एक अनिवार्य लक्षण है। पश्चिम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने घोषित रूप से ग्राम्य भाषा को सबसे बेहतर काव्य भाषा बताया था। हिंदी के स्वच्छंदतावाद में भाषा का द्वंद्व ग्रामीण और शहरी के रूप में न होकर ब्रज भाषा और खड़ी बोली के रूप में है। इस समय ब्रज भाषा तिथि बहाय हो रही थी, किंतु अभी भी अधिकांश कभी उसका मोह छोड़ नहीं पा रहे थे। आधुनिक चेतना की समुचित अभिव्यक्ति खड़ी बोली में ही संभव थी। यही कारण है कि स्वच्छंदतावादी कवियों ने खड़ी बोली का समर्थन किया। रोचक तथ्य यह है कि श्रीधर पाठक खुद ठेठ ब्रज क्षेत्र के थे, किंतु तब भी वे खड़ी बोली के आरंभिक समर्थकों में शामिल हुए। अब हम क्या पढ़ेंगे? तो हम अनुशासनबद्ध काव्यधारा पढ़ेंगे और भावगत विशेषता पढ़ेंगे उसके बाद में। तो देखते हैं। तो अनुशासनबद्ध काव्यधारा द्विवेदी युग की दूसरी धारा कौन सी है? अनुशासनबद्ध काव्यधारा है। स्वच्छंदतावाद में परंपराओं को तोड़ने का प्रयास है, जबकि अनुशासनबद्ध धारा में नए प्रतिमान बनाने की बात है। ठीक है, तो जो स्वच्छंदतावाद था उसमें अनुशासनबद्ध में क्या है? स्वच्छंदतावाद में परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया गया है, जबकि अनुशासनबद्ध में क्या किया गया? नए प्रतिमान बनाने की बात कही गई है। तो स्वच्छंदता में परंपरा तोड़ना और अनुशासनबद्ध में नए प्रतिमान बनाना। ठीक है, द्विवेदी युगीन काव्य विशेषता। अनुशासनबद्ध काव्यधारा का मूल स्वर क्या है? नवजागरण से जुड़ा हुआ है। नवजागरण भारतेंदु युग की भी मूल चिंताओं में शामिल था, किंतु दोनों युगों की चिंताओं का स्तर अलग है। भारतेंदु युग की मूल चिंता राजनीतिक व आर्थिक थी, जबकि द्विवेदी युग की मूल चिंता सांस्कृतिक हो गई, जहाँ गंभीर आत्ममंथन हुआ है और तत्कालीन समस्याओं पर आधुनिक चिंतन पद्धति से विचार विमर्श करने का प्रयास किया गया है। तो हम भावगत विशेषताएं देख लेते हैं। फर्स्ट, समाज के लिए प्रतिमानों की स्थापना। द्विवेदी युग विवेकशील चिंतन का युग है। अपनी संस्कृति को परखने की कोशिश की गई है। नए के प्रति जोश और अंधापन नहीं। यह विवेक के साथ तय करता है कि आधुनिक समय में क्या प्रासंगिक है। यह युग संस्कृति में समय अनुसार बदलाव को स्वीकार करता है। तो ये क्या था? समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना। ठीक है, तो एक कोटेशन हम पढ़ लेते हैं पंक्ति। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है।
जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं दूसरी विशेषता इसकी भावगत विशेषता में आएगी साहित्य के उद्देश्य पर बल। तो इसमें देख लेते हैं इस युग में पहली बार साहित्य उद्देश्य पर बल दिया गया। रीतिवादी मानसिकता को खारिज करते हुए यह तय किया गया कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं है, उसे अपनी गंभीर सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा था, इससे रिलेटेड लिखा था, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। आगे देख लेते हैं हम, थर्ड पॉइंट है, तीसरी विशेषता हमारी भावगत विशेषता, राष्ट्रीयता की नवीन धारणा। ठीक है, तो भारतीय द्वीप की राष्ट्रीयता का स्वरूप बहुत निश्चित नहीं था। उस समय स्वाधीनता संग्राम भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं था कि हमें अंग्रेजों से मुक्त होना है या अंग्रेजों की उपस्थिति में ही अपनी स्थितियां बेहतर करने पर बल देना है। द्विवेदी युग में यह स्वरूप तय हो गया और राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक व्याख्या हुई। इस दौर में न सिर्फ कांग्रेस ने स्वराज्य की अवधारणा दी, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण भी संपन्न हुआ, जिसमें कई देशभक्त वीरों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत भारती की रचना भी इस दौर में हुई, जिसने हमारी राष्ट्रीयता को स्पष्ट चेहरा प्रदान किया। निम्नलिखित कविता बताती है कि उस दौर में देश के लिए मर मिटने की भावना किस तरह पैदा होने लगी थी। तो कोटेशन देख लेते हैं हम, नाथू राम शर्मा शंकर की जो पंक्ति है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो ये किसके, नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्तियाँ हैं, इम्पोर्टेंट है, देख लेना, पूछी जाती है। चौथी भावगत विशेषताओं में देख लेते हैं विषय का वैविध्य। द्विवेदी युग में विषयों का अधिक विस्तार हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत था कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। इसलिए यह कविता कृषक, राजा, मजदूर, साधु, बालक आदि विषयों को समेटती है। तो ये जो कोटेशन दी गई है, यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका है, यहाँ से लेकर कविता हो सकती है, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है, यहाँ तक ये कोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ये आप याद रखना। आगे देख लेते हैं, इस युग में पहली बार प्रकृति भी स्वतंत्र विषय बनकर आई। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, ये माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, 1914 में लिखा गया था, इसे याद रखना। आगे देखते हैं, इसकी शुरुआत प्रकृति चित्रण से होती है। तो इसकी ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिवंश की, ये प्रिय प्रवास से ली गई है। देखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगनता कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल पल्लव की प्रभा। ठीक है, हम भावगत विशेषता में पांचवी विशेषता देखते हैं, आधुनिकता बोध। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारतेंदु युग के साथ ही शुरू हो गया था, किंतु अब आधुनिकता का स्वरूप गंभीर होने लगा था। ईश्वर के स्थान पर मनुष्य तथा उसके जगत को महत्व मिलना आधुनिकता की पहली पहचान है। इसके अलावा आस्था के स्थान पर तर्क और विश्लेषण की भूमिका बढ़ना भी। आगे देख लेते हैं हम, आधुनिक भावबोध का प्रमुख लक्षण है, इस युग ने अपने तरीके से इन विशेषताओं को साधा। इस युग में पहली बार ईश्वर को मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उदाहरण के लिए प्रिय प्रवास में कृष्ण ब्रह्म नहीं है और ना ही राधा वियोगिनी। कृष्ण महापुरुष हैं और राधा समाज सेवा का व्रत धारण करती है। वे कहती हैं, प्यारे जीवे जग हित करें, गेहे चाहे ना आवे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये कवि अपनी संस्कृति का गहन मंथन करते हैं, अपने अतीत पर अंधविश्वास या अंधमोह न रखते हुए अपनी गलतियां ढूंढकर उनका परिष्कार करने का प्रयास करते हैं। आगे देख लेते हैं हम, भारत भारती में गुप्त जी ने क्या कहा है। तो भारत के बारे में उन्होंने कहा है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचारें ये समस्या है सभी। आगे देखते हैं, ये कवि आधुनिक हैं, इसलिए इहलोक की चिंता करते हैं, ना कि परलोक की।
मतलब इहलोक मतलब इस लोक की, न कि परलोक मतलब ईश्वर के पास या अलौकिक सत्ता की। ठीक है, यह ईश्वर आते भी हैं तो इहलोक को बेहतर बनाने के लिए, ना कि मनुष्य को परलोक की कामनाओं से भरने के लिए। आगे देखते हैं गुप्त ने साकेत में क्या लिखा है, रामधन से कहलवाया ये संदेश, यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ठीक है, तो ये साकेत में मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ये वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों की स्थापना करते हैं और सार्वभौमिक नियमों को स्वीकार करते हैं। आधुनिक बोध की वस्तुनिष्ठता यह स्पष्ट दिखाती है। तो जयद्रथ वध से ये पंक्ति ली गई है। देखते हैं, न्याय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसमें जयद्रथ वध युग दिखाया गया कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इम्पोर्टेंट पंक्ति पूछा जाता है। आगे देखते हैं, ये आधुनिक जागरण से प्रेरित कवि हैं, इसलिए नारी के प्रति प्रगतिशील दृष्टि रखते हैं। ये नारी की स्थिति पर द्रवित भी होते हैं। तो ये भारत भारती में ये यशोधरा में कहा गया है कि अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। साथ ही ये कवि नारी के प्रति सम्मान भाव की प्रकट करते हैं। नर जाति की जननी तथा सुख शांति की स्रोत स्वाति, हाँ दैव नारी जाति की कैसी यह है दुर्गति। तो ये भारत भारती में पंक्ति कही गई है। ये भारत भारती की पंक्ति नहीं लग रही मुझे, अच्छा ये वाली है, ऊपर वाली इसकी पंक्ति है यशोधरा की। आगे देख लेते हैं हम, इतिहास ने जिन नारी पात्रों के त्याग को उपेक्षित कर दिया था, द्विवेदी युग के कवियों ने उन्हें अपने काव्यों में नायिका को स्थान देकर अंधेरे से बाहर निकाला और नए सिरे से उनका मूल्यांकन किया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, कृष्ण की प्रेयसी राधा और बुद्ध की पत्नी यशोधरा ऐसी प्रमुख नारियां हैं जिन्हें इस काल में पहली बार न्याय उचित बर्ताव मिला। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत का नवम सर्ग उर्मिला को समर्पित किया। यशोधरा नाम से एक स्वतंत्र काव्य रचा, तो हरिऔध ने प्रिय प्रवास में राधा को नया व्यक्तित्व प्रदान किया। महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा से मैथिली शरण गुप्त कहलवाते हैं, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। तो उनका ये था कि वो मुझसे कहकर जाते अगर उन्हें सिद्धि के लिए जाना था, लेकिन अगर वो बताकर नहीं गए, यही उनके लिए क्या था, व्याघात था बड़ा। तो अब हम शिल्पगत विशेषता देखेंगे। तो शिल्पगत विशेषता में पहले हम भाषा संबंधी विशेषता देखेंगे। भाषा है फर्स्ट। इस समय तक भाषा का द्वैत समाप्त हो गया था। द्विवेदी युग में गद्य व पद्य दोनों की भाषा कौन सी हो गई थी, तो खड़ी बोली हो गई थी। पंडित गौरी दत्त, बाबू श्याम सुंदर दास, अयोध्या प्रसाद खत्री इस आंदोलन में प्रमुख थे। कौन से आंदोलन में, खड़ी बोली आंदोलन में। आगे देख लेते हैं, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। अयोध्या सिंह हरिऔध प्रिय प्रवास की भूमिका में लिखते हैं कि यदि खड़ी बोली में कांतता और मधुरता नहीं आई हो है तो यह मेरी बुद्धि, विद्या तथा प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। आगे देखते हैं हम, दूसरी विशेषता है शिल्पगत पे छंद। यह मध्यकालीन छंदों के स्थान पर संस्कृत के वार्णिक छंदों का प्रयोग हुआ। यह दोहे भी लिखे गए। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद हरि गीतिका है, तो कांतता पर बल दिया गया है। तीसरी विशेषता है शिल्पगत में काव्य रूप। प्राय प्रबंध काव्य लिखे गए, मुक्तक कम लिखे गए। ठीक है, कौन से द्विवेदी में कौन से काव्य ज़्यादा लिखे गए, तो प्रबंध काव्य ज़्यादा लिखे गए, जबकि मुक्तक काव्य कम लिखे गए। वहीं इसकी विशेषता है शिल्पगत विशेषता एक और फोर्थ है इतिवृत्तात्मकता। यह इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। यह काव्य अभिधात्मक है, बातों को सीधे सीधे कहा गया है, इस कारण इस काव्य पर इतिवृत्तात्मक होने का दोष लगाया जाता है। इस पर उथलेपन का आरोप भी है। इस कविता का सांस्कृतिक महत्व है। इसमें काव्य सौंदर्य को पुष्ट करने पर ध्यान नहीं दिया गया। भारतेंदु युग में आधुनिकता के जिस चिंतन का आरंभ हुआ था, उससे कुल मिलाकर द्विवेदी युग में तार्किकता व गंभीरता मिलती है। आगे हम द्विवेदी युग में भाषाई अद्वैत देखेंगे। तो देखते हैं हम 19वीं सदी के उत्तरार्ध से 20वीं सदी के आरंभ तक का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में भाषाई द्वैत व विवाद का युग है। इस विवाद का एक शोर ब्रज भाषा है तो दूसरा खड़ी बोली। रीतिकाल में ब्रज भाषा अपनी लयात्मकता, कोमल कांत पदावली तथा चरम
कलात्मकता के कारण काव्य क्षेत्र में मजबूती के के साथ स्थापित हो चुकी थी। भारतेंदु युग के लेखक आधुनिकता व नवजागरण की शक्तियों को पहचानने के कारण गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग शुरू कर चुके थे, किंतु कविता की भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। प्रताप नारायण मिश्र व राधाचरण गोस्वामी जैसे भारतेंदु मंडल के सदस्य स्पष्ट खड़ी बोली के काव्य भाषा बनने के विरोध में थे, क्योंकि उनकी राय में उसमें कांतता, मधुरता, लोचनशीलता तथा कलात्मकता जैसे काव्य उचित गुण नहीं थे। स्वयं भारतेंदु ने खड़ी बोली में कुछ कविताएं लिखने के बाद भी उसे काव्य भाषा के तौर पर महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर मेरे चिंतानुसार नहीं बनी। इससे यह निश्चय होता है कि ब्रजभाषा में ही कविता करना उत्तम होगा। आगे देख लेते हैं। द्विवेदी युग का नेतृत्व करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी मूलतः कवि या साहित्यकार नहीं बल्कि संपादक और भाषाविद थे। उन्होंने साहित्य के अंतर्गत भाषाई अनुशासन को अनिवार्य समझा और भाषाई द्वैत को समाप्त करने के लिए खड़ी बोली को एकमात्र साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इसी समय अयोध्या प्रसाद खत्री, पंडित गौरी दत्त तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन चलाया, जिसे द्विवेदी जी ने समर्थन दिया। उन्हीं की प्रेरणा से कांता प्रसाद गुरु तथा आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक तथा ख्याति लब्ध व्याकरण लिखे। किसने व्याकरण लिखे थे? तो कांता प्रसाद गुरु से व्याकरण लिखी और किशोरी दास वाजपेयी ने भी व्याकरण का ग्रंथ लिखा। साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली की शुरुआत समर्थन पंडित श्रीधर पाठक ने किया, जो कि स्वयं ठेठ ब्रज क्षेत्र के निवासी थे। उनकी सहज खड़ी बोली इस प्रकार व्यक्त हुई, जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। इसके बाद अनुशासनवादी धारा के कवि हरिऔध ने खड़ी बोली का समर्थन पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ किया। प्रियप्रकाश की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि यदि खड़ी बोली में कांतता और मधुरता नहीं आई है तो यह मेरी बुद्धि, विद्या तथा प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की दो शैलियों का प्रयोग किया, तत्समी शैली तथा लोक शैली। आगे देख लेते हैं हम। मैथिली शरण गुप्त के आगमन ने खड़ी बोली की साहित्यिक उपयोगिता से संबंधित सारे विवाद समाप्त कर दिए और भारत भारती जैसी रचनाओं ने उसे व्यवहारत राष्ट्रभाषा ही बना दिया। धातव्य है कि द्विवेदी युग में खड़ी बोली का महत्व बढ़ने के बावजूद ब्रजभाषा साहित्यिक क्षेत्र से लुप्त नहीं हुई। जगन्नाथ दास रत्नाकर, लाला भगवान दीन तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण जैसे लेखक ब्रजभाषा में ही कविता लिख देते रहे। अत्यंत सीमित मात्रा में यह प्रवृत्ति छायावाद के दौर में भी बनी रही। प्रश्न है कि आगे देखते हैं हम। प्रश्न है कि इस युग में खड़ी बोली का तीव्र विकास क्यों हुआ? वस्तुतः इसके 2-3 मुख्य कारण थे, तो हम ये देख लेते हैं क्या क्या इनके कारण थे खड़ी बोली के विकास के। इस काल में उपन्यास व कहानी विधाओं का विकास हुआ। उपन्यास की शुरुआत भारतेंदु युग में हो चुकी थी, किंतु तीव्र विकास अब हुआ। तीव्र विकास कब हुआ? तो द्विवेदी युग में हुआ। कहानी का तो आरंभ ही इस काल में हुआ। इसके अतिरिक्त कथा साहित्य में प्रेमचंद का आगमन तथा निबंध साहित्य में आचार्य शुक्ल का आगमन हिंदी गद्य के साथ खड़ी बोली के विकास का महत्वपूर्ण कारण था। आगे देखते हैं। खड़ी बोली के व्याकरण तैयार होने से उसे भाषा के रूप में अकादमिक मान्यता मिलने लगी और विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन अध्यापन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। आगे पत्रकारिता इस काल में नवजागरण का केंद्रीय माध्यम बन चुकी थी और पत्रकारिता के लिए खड़ी बोली ब्रज भाषा की तुलना में अधिक अनुकूल थी। सामाजिक सुधार आंदोलन तथा ईसाई मिशनरियों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए खड़ी बोली को ही चुना था, क्योंकि यही भाषा पूरे हिंदी प्रदेश में संवाद सेतु की भूमिका निभा सकती थी। आगे देखते हैं हम। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनके द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती की रही। उन्होंने न केवल खड़ी बोली का समर्थन किया बल्कि उसकी व्याकरणगत शुद्धता तथा परिष्कार के लिए निरंतर प्रयास भी किया। भारतेंदु युग में खड़ी बोली के भीतर कुछ अमानक प्रयोग चल रहे थे, जैसे इम्मे, उम्मे, उन्ने, इन्ने, लीजे, कीजे इत्यादि। द्विवेदी जी ने ऐसे प्रयोगों का बहिष्कार किया तथा खड़ी बोली हिंदी के मानकीकरण का पहला ठोस प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता अवश्य समझी जाएगी तब तक बना रहेगा।
आगे है द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता, पढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन कविता के संबंध में समीक्षकों ने 3 शब्दों का प्राय प्रयोग किया, इतिवृत्तात्मकता, अभिधात्मकता तथा गद्यात्मकता। ठीक है, कौन कौन से 3 शब्द हैं? इतिवृत्तात्मकता, अभिधात्मकता तथा गद्यात्मकता। तो देखते हैं, इतिवृत्तात्मकता कविता की वह शैली है जिसमें कवि का प्रयास तीव्र भावनाओं या संवेदनाओं की वक्रतापूर्ण अभिव्यक्ति करना नहीं, बल्कि विचार या विषयों को सीधे सीधे विवरण के रूप में प्रस्तुत कर देना मात्र होता है। इस काल में साहित्यिक आंदोलन के जो मानदंड निर्धारित हुए, उनमें कलात्मक तथा चमत्कृत से अधिक महत्व विषय वस्तु के गंभीर निरूपण का था। यही कारण है कि अनुशासनवादी धारा के कवियों में एक वर्णन प्रधान, गंभीर तथा तटस्थ काव्य शैली विकसित हुई, जिसमें तीव्र भावुकता या प्रगीतात्मक प्रवृत्ति का अभाव दिखता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, और मिलकर आज विचारे ये समस्याएं सभी। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं भारती से। आगे देखते हैं, अभिधात्मकता का अर्थ है कविता में अभिधा शब्द शक्ति का केंद्रीय प्रयोग करना तथा लक्षणा व व्यंजना शब्द शक्तियों को कम महत्व देना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्पष्ट मानना था कि महान कविताएं अभिधा में ही लिखी जाती हैं, क्योंकि अभिधात्मक कविताएं संपूर्ण समाज तक पहुंच पाती हैं। वे रीतिवादी तथा कलावादी मानसिकता के विरोधी थे, इसलिए भी उन्होंने अभिधा का पक्ष लिया। फिर यह समय खड़ी बोली की स्थापना का समय था। कोई भी काव्य भाषा शुरुआत में सपाट, सहज, सादगीपूर्ण या अभिधात्मक ही होती है। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप तथा इतिवृत्तात्मक रचनाधर्मिता के कारण द्विवेदी युगीन अनुशासनवादी धारा की कविताएं प्राय अभिधा प्रधान हुई हैं। जैसे केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, इसमें है तो ये साकेत से ली गई है। आगे देखते हैं, गद्यात्मकता का अर्थ है वह स्थिति जहाँ कविता अपने स्वरूप में गद्य के समान लय विहीन होने लगती है। पद्य का मूल संबंध भावनाओं से है, जबकि गद्य का वैचारिकता से। भावप्रवण रचनाएं पद्यात्मक शैली की खोज करती हैं और गद्य को भी पद्यात्मक बना डालती हैं, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास। दूसरी ओर वैचारिकता, गंभीरता, तटस्थता और अनुशासन प्रिय प्रवृत्तियां पद्य को गद्य जैसा बना देती हैं। ऐसा होने पर कविता की पंक्तियां व्याकरण के नियमों से बंध जाती है, भावुकता के आधार पर उन नियमों का अतिक्रमण नहीं कर पाती। आचार्य द्विवेदी जी की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में गद्यात्मक शैली स्पष्ट विद्यमान है। अपने सब सेवक समूह पर स्वामी का आदर सत्कार प्राय घटा बढ़ा करता है, सदा प्रयोजन के अनुसार। द्विवेदी युग में उपरोक्त वर्णित तीनों प्रवृत्तियां परस्पर विरोधी नहीं, सुसंगत हैं। यदि चिंतन के केंद्र में गंभीरता व अनुशासन उपस्थित हो तो भाव प्रवणता उत्पन्न नहीं होती। ऐसी स्थिति में इतिवृत्तात्मकता, गद्यात्मकता, विधात्मकता और उपदेशात्मकता जैसी प्रवृत्तियां साहित्य में खुद ही उभर जाती हैं। इसके बावजूद यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस युग की सभी कविताएं ऐसी नहीं हैं। स्वच्छंदतावादी काव्य तो इस सीमाओं से मुक्त है ही। अनुशासनवादी काव्य की कुछ कविताएं भी इस शैली का अतिक्रमण करती है, जैसे सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, देशभक्त वीरों से मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो ये पहले वाली पंक्ति जो है ये यशोधरा से ली गई है, और ये जो दूसरी वाली पंक्ति है ये रमाशंकर उनकी है, रमाशंकर नाथुराम शंकर की ये पंक्ति है। दूसरी वाली देशभक्त वीरों से नेक नहीं डरना होगा। आगे देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपादन कला। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादक कर रहे थे। ठीक है, कब से? 1903 से 1920 तक आगे देख लेते हैं। और महान साहित्यिक क्षमताएं धारण न करते हुए भी उन्होंने अपनी संपादकीय तथा भाषिक क्षमताओं के कारण तत्कालीन हिंदी साहित्यिक परिदृश्य को अनुशासित, नियंत्रित एवं परिष्कृत किया। इसी परिप्रेक्ष्य में उनकी संपादकीय क्षमताओं की पहचान की जा सकती है। महान संपादक होने की पहली शर्त यह है कि व्यक्ति
बहुज्ञा हो, अर्थात ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में लेखनी चलाने में समर्थ हो। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी न केवल साहित्यिक रचनाकार रहे हैं, बल्कि अर्थशास्त्री, व्याकरण चिंतक और अनुवादक के व्यक्तित्व भी उनमें घुले मिले हैं। जिस प्रकार भारतेंदु ने कविवचन सुधा में स्वदेशी और विषयों पर भी लेख लिखे थे, वैसे ही आचार्य द्विवेदी ने सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों पर कलम चलाई। वे एक ओर कालिदास के साहित्य का सूक्ष्म मूल्यांकन करते हैं, तो दूसरी ओर अपनी ही अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक संपत्ति शास्त्र के अंश भी सरस्वती में छापते हैं। आगे देखते हैं, आचार्य द्विवेदी के संपादकीय व्यक्तित्व का दूसरा बड़ा गुण है नए नए प्रयोगों को प्रोत्साहित करने की क्षमता। उन्होंने नए विषयों तथा नए रचनाकारों दोनों को महत्व दिया। वे स्पष्टतः कहते हैं कि कविता का विषय मनोरंजन और उपदेश परक होना चाहिए। यमुना के किनारे के लिए कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उन्होंने इसी दृष्टिकोण के आधार पर 1914 ईस्वी में पटना के हीरा डोम की एक कविता सरस्वती में छापी, जिसका भाव यह था कि शायद ईश्वर भी मुझे डोम होने के कारण नहीं छूता। यह महत्वपूर्ण बात है कि आज का दलित साहित्य इसी कविता से दलित लेखन की शुरुआत मानता है। इसी प्रकार रघुनाथ प्रसाद की कविता लखनऊ वर्णन भी उन्होंने सरस्वती में छापी, जिससे नजीर अकबराबादी की वर्णन शैली के साथ कुछ नए प्रयोग भी विद्यमान थे। उन्होंने सरस्वती के लिए खुद भी प्रयोगधर्मी लेखन किया, जिसका एक श्रेष्ठ उदाहरण कल्लू अलहत नामक उनका आल्हा, जो तत्कालीन कवि की मानस के यथार्थवादी रुझानों का सूक्ष्म परिचय देता है। आगे देख लेते हैं, आचार्य द्विवेदी की संपादन कला का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष भाषाई अनुशासन का है। उनके समय में न सिर्फ ब्रज व खड़ी बोली का द्वैत विद्यमान था, बल्कि खड़ी बोली में ब्रज भाषा की संज्ञाओं एवं क्रियापदों के विकृत रूप भी भारी मात्रा में विद्यमान थे, जैसे इसने, उसने, उनमें, असिल, असली, आयकर, जायकर इत्यादि। द्विवेदी जी ने भाषाई अनुशासन स्थापित किया व उनका माध्यम बनी। सरस्वती पत्रिका आचार्य शुक्ल ने लिखा है सरस्वती पत्रिका में कि गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता अवश्य समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। तो ये सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में किसने लिखा है? आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है। आगे देखते हैं, उनकी संपादन क्षमता का अंतिम महत्वपूर्ण पहलू ये था कि उन्होंने समाज के दृष्टिकोण में सुधार लाने का प्रयास किया। जनसाधारण के दृष्टिकोण से रीतिवादी मानसिकता निकलने व आधुनिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए उन्होंने लोकवादी रचनाकारों भारतेंदु व तुलसीदास को बिहारी व देव जैसे कलावादी रचनाकारों से श्रेष्ठ सिद्ध किया। यह वह समय था जब अन्य बड़े आलोचक यथा कृष्णबंधु तथा लाला भगवान बिहारी व देव को एक दूसरे से बेहतर सिद्ध करने में लगे थे। स्पष्ट है कि आचार्य द्विवेदी की संपादकीय क्षमता उन्हें इतना बड़ा कद प्रदान करती है कि पूरे युग का नामकरण उन्हीं के नाम पर करना पड़ता है। उनका व्यक्तित्ववादी प्रसिद्ध अंग्रेजी समीक्षक डॉक्टर जॉनसन के समान है, जो भाषाविद थे, संपादक भी थे, कविताएं भी लिखते थे, किंतु उच्च साहित्यिक क्षमताओं से वंचित होने के बाद भी निर्भीकता, स्पष्टता, वैचारिकता तथा नेतृत्व क्षमता के कारण अपने से महान साहित्यकारों के लिए भी प्रेरणा स्रोत थे। द्विवेदी जी भी अपने शिष्यों प्रेमचंद व मैथिली शरण गुप्त से कमतर साहित्यकार हैं, किंतु युगीन साहित्य पर प्रभाव उनका ही अधिक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा भी है कि द्विवेदी जी प्रेमचंद की तरह कथा लेखक नहीं थे और मैथिली शरण गुप्त की तुलना में कवि भी बहुत साधारण थे, किंतु वैचारिक स्तर पर वह इन दोनों से आगे हैं। इन दोनों के काव्य संसार और कथा संसार की रूपरेखाएं उनके गद्य में स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दृष्टि से उन्हें युग निर्माता कहना पूर्णतः संगत है। यही बात प्रकारांतर से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी भी कहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में एक व्यक्ति पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व इतिहास की शक्तियों ने कदाचित पहली बार रखा था और पहली
ही बार द्विवेदी जी ने इस उत्तरदायित्व के सफल निर्वाह का अनुपम निदर्शन प्रस्तुत किया। मैथिली शरणगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कवि हैं ये। मैथिली शरणगुप्त सन 1886 से 1964। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 लाएंगे, उसमें हम द्विवेदी युग को कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद। चैनल पे हम आपको और वीडियोस भी मिल जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस हैं, ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं, शॉर्ट वीडियोस भी हैं और लॉन्ग वीडियोस भी हैं, वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद। बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें सब्सक्राइब करके, ताकि चैनल को भी प्रमोट कर सकें। चैनल प्रमोट होगा तो आपके लिए और वीडियोज़ अच्छी आ पाएंगी। धन्यवाद।